आइए बेटा बात करते हैं। आज अपन 12th का लेसन है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुगति का आणविक आधार। सबसे पहले बेटा नाम समझे, ये वंशानुगति है क्या। वंशानुगति क्या होता है बेटा कि हमारे जो लक्षण हैं, किसी भी जीव के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना कहलाता है बेटा हमारा वंशानुगति। क्या होता है वंशानुगति बेटा? लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है बेटा? हमारा वंशानुगति कहलाता है। ठीक है, तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में हम बात करें वंशानुगति का आणविक आधार। वंशानुगति क्या कर रही है? लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे कौन से अणु हैं या ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं बेटाओ जो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहे हैं? उन्हीं को तो हम कहेंगे वंशानुगति का आणविक आधार। ठीक है, कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, और देखो बेटा ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं ये होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं बेटा? हमारे न्यूक्लिक एसिड। आगे बात समझ, वंशानुगति क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना। ठीक है, और इस वंशानुगति का आणविक आधार क्या है? इनको हम कैसे कह सकते हैं कि वंशानुगति करवाने वाले ऐसे कौन से अणु हैं जो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो बेटा वंशानुगति करवाने वाले हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन होते हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। देखिए सामान्यतः आपने अब तक सुना भी होगा कि लक्षणों का निर्धारण कौन करते हैं बेटा? जीन करते हैं। कौन करते हैं? जीन करते हैं। और जीन ही लक्षणों का ये जीन ही जब लक्षणों का निर्धारण कर रहे हैं, या ये कह लें कि जब ये जीन ही लक्षणों को प्रकट करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा लक्षण जब स्थानांतरित होंगे तो लक्षण को प्रकट कौन करवा रहा है? यहाँ पर जीन। कौन प्रकट करवा रहा है? जीन। तो बेटा हम किसका स्थानांतरण करेंगे यहाँ पर? फिर हमें जीन का ही स्थानांतरण करवाना होगा। यदि हमें लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने हैं तो किसका स्थानांतरण करेंगे बेटा? हम जीन का। यही लक्षण तो इस पहली पीढ़ी के अंदर लक्षणों को निर्धारित कर रहे थे या लक्षणों को प्रकट करवा रहे थे। ठीक है, अब यही लक्षण यदि हमें दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करने हैं या दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रकट करवाने हैं तो हमें किसका स्थानांतरण करवाना पड़ेगा बेटा? इन लक्षण प्रकट करवाने वाले जीन का। क्लियर? और ये जो जीन होते हैं बेटा ये जीन भी हमारे किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो वंशानुगति का आणविक आधार क्या है बेटा? वंशानुगति का आणविक आधार है हमारा न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और इस लेसन के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब तक आपको ये पता चला कि वंशानुगति जो है मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस जो है उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है बेटा? हमारे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी वो एक साइंटिस्ट थे बेटा फ्रेडरिक मिसर। और फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया कि उनकी जो पस सेल थी, पस सेल अपन कहते हैं बेटा मवाद कोशिका को। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने अपनी खुद की ही पस सेल जो थी, अब खुद की ही पस सेल के केंद्रक में इसकी खोज की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल के केंद्रक में एक पदार्थ खोजा और उस पदार्थ का उन्होंने नाम दिया बेटा न्यूक्लिन। क्या नाम दिया उसका? न्यूक्लिन। उन्होंने पाया कि केंद्रक के अंदर कोई पदार्थ पाया जाता है और उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया बेटा? न्यूक्लिन नाम दे दिया। क्लियर? देखो बेटा फ्रेडरिक मिसर के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। और ये अल्टमान जो थे इन्होंने देखा कि फ्रेडरिक मिसर ने जो न्यूक्लिन टर्म दी है उस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को, तो अल्टमान ने इस न्यूक्लिन के अंदर, इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ के अंदर पता लगाया कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। क्या पता लगाया इन्होंने कि इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियन के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? ये H3PO4 जिसे हम क्या करें? फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है।
ठीक है। जब अल्टमान ने देखा कि इस पदार्थ के अंदर जब फॉस्फोरिक एसिड पाया जा रहा है तो इस पदार्थ की प्रकृति तो अम्लीय होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब एसिड पाया जा रहा है तो उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, नेचर अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अल्टमान ने देखा कि ये जो पदार्थ है इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय। ठीक, और इस अम्लीय प्रकृति के कारण अल्टमान ने इस न्यूक्लिन का नाम बदल के कर दिया बेटाओ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब, न्यूक्लिक यानी कि केंद्रक और एसिड यानी कि अम्ल, तो इन्होंने इसका नाम दिया केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला अम्ल। क्या नाम रख दिया इन्होंने न्यूक्लिक एसिड का, केंद्रक, सॉरी इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला अम्ल। तो ये काम किसने किया बेटा, हमारे अल्टमान। तो अल्टमान ने नाम दे दिया बेटा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जब अल्टमान ने नाम दे दिया तो बाद में और जब खोजें होती रहीं तो पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के मिलकर के फास्फोरस के बने हुए होते हैं। किसके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के। क्लियर, यानी कि इनके बने हुए ये मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए बाद में और पता चला कि ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, और बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हमारा आरएनए। क्लियर, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है बेटा हमारी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनकी पूरी संरचना पढ़ेंगे हम, कैसे होते हैं, किस तरह से इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो हमें अब तक ये पता चला कि ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इतना पता चलने के बाद हमें पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटाओ, ये न्यूक्लिक एसिड ही हमारे जो लक्षण हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, यही न्यूक्लिक एसिड हमारे लक्षणों को नियंत्रण भी करते हैं और उनका स्थानांतरण करवाने का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे लक्षणों को नियंत्रण भी करते हैं, उनको स्थानांतरण करवाने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो हमने न्यूक्लिक एसिड को नाम दे दिया बेटाओ जेनेटिक मटेरियल। क्या नाम दे दिया बेटाओ, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं बेटा, हमारे अंदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, देखिए बेटा ये डीएनए और आरएनए जो हैं ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखो, कहां पाए मिलेंगे बेटा, ये सभी जीवित कोशिकाओं में मिलते हैं। और सभी जीवित कोशिकाओं में जब ये मिलते हैं तो देखो बेटाओ, सामान्यतः जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं की बात कर लें। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमारी जो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अधिकांशतः डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हमें देखने को मिलते हैं सभी जीवित कोशिकाओं में। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ जो वायरस हैं, कुछ एक वायरस ऐसे हैं, ठीक है, उनके अंदर केवल एक ही आनुवांशिक पदार्थ हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारा एचआईवी का वायरस है, रेबीज का वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इन सब के अंदर केवल और केवल आनुवांशिक पदार्थ मिलता है हमें आरएनए। क्या मिलता है बेटा, आरएनए। ठीक है, तो हमारी जो जीवित कोशिकाएं हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हैं और चाहे वो प्रोकैरियोटिक हैं, इन कोशिकाओं के अंदर अधिकांशतः हमें डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि कुछ वायरस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वायरस जो है बेटा वो कोशिका तो है नहीं, वायरस को हम कभी कोशिका मानते ही नहीं। क्यों, इसलिए नहीं मानते क्योंकि वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के ऊपर होता क्या है बेटा, एक तो प्रोटीन का आवरण होता है और एक उसके अंदर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। और वायरस के अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है।
ठीक है। हालांकि इनकी उपस्थिति के बारे में सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि जो अधिकांशतः मोस्टली जो पादप वायरस होते हैं, मोस्टली यानी अधिकांशतः जो पादप वायरस होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके भी कई सारे अपवाद हैं जिनके अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ आरएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे गोभी का एक वायरस है बेटाओ, गोभी का कॉर्ल मोजैक फ्लोवर वायरस। ठीक है, अब ये कॉर्ल मोजैक फ्लोवर वायरस जो है बेटा, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो हालांकि ये थ्योरी पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि इसके भी अपवाद हैं। हालांकि मोस्टली हम कह देते हैं कि जो पादप वायरस होते हैं उनके अंदर मोस्टली आनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है बेटा, हमारा आरएनए। क्लियर? तो यहाँ तक हमने जनरल सी बात की। देखिए क्या देखा हमने कि फ्रेडरिक मिसर जो थे उन्होंने पस सेल जो थी उसके केंद्रक में एक पदार्थ देखा जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। अल्टमान ने इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड का पता लगाया, इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, अम्लीय। क्या नाम दे दिया इसको, न्यूक्लिक एसिड, यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला अम्ल। किसके बने होते हैं ये, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या करते हैं ये हमारे जो लक्षण हैं उनका नियंत्रण भी करते हैं और उनका स्थानांतरण भी करवाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम इनको हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ भी कह देते हैं। ठीक है, और सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर ये डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इतनी बात हमारे सबके समझ आई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा कि हमारे ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ये न्यूक्लिक एसिड बने किसके होते हैं। देखो बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड जो हैं, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं। ये कह लें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं के हमारे न्यूक्लिक एसिड बने हुए होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब पॉली यानी बहुत और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या हो गए बेटा, हमारे न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके बने होंगे, ये तो हमने कहते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके बने होंगे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑब्वियसली बेटा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक किसके बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड के तो बने होंगे। किसके बने होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं। देखेंगे अभी अपन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसी इसकी संरचनाएं होती है। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड की जो लंबाई होती है, न्यूक्लिक एसिड की, आपसे ये पूछे कि न्यूक्लिक एसिड की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो न्यूक्लिक एसिड की लंबाई निर्भर करती है बेटा और न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी ही लंबी क्या होगी बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी, और जितनी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी उतना ही हमारा न्यूक्लिक एसिड की लंबाई होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ही तो है। क्लियर, तो ये आपको पता चला न्यूक्लिक एसिड की लंबाई किस पर निर्भर करेगी, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के, न्यूक्लियोटाइड की संख्या के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड बने किसके होते हैं। ठीक, यानी यदि हमें ये पता चल जाए कि न्यूक्लियोटाइड किसके बन रहे हैं तो फिर इन न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना सकते हैं, और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं को ही हम क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, तो इतनी कहानी आपके समझ आए। अब हम बेटा बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड के बाद हम बनाएंगे बेटा इस न्यूक्लियोटाइड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसकी श्रृंखलाएं, और फिर श्रृंखलाओं से हम निर्माण करेंगे बेटा हमारे आनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा ये 3 कंपोनेंट्स के मिलकर के बने होते हैं। 3 कंपोनेंट्स देखिए, एक होते हैं बेटा उनके पास नाइट्रोजनस बेस, जिन्हें अपन नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं। दूसरे होते हैं बेटा उनके पास
पेंटोज स्टार्च या शुगर भी कर सकते हैं आप, ठीक, पेंटोज स्टार्च या शुगर। और तीसरा होता है बेटा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन कंपोनेंट्स है बेटा जिनसे मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों का स्ट्रक्चर देखना है और फिर इन स्ट्रक्चर को मिलाकर के हमें एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है। तो ध्यान से देखें बेटा, ये मेन पोर्शन है हमारे इस चैप्टर का। तो देखो बेटा, नाइट्रोजनी बेस जो है, ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं बेटा 5। एक होता है बेटा एडिनिन, एक होता है बेटा ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है बेटा यूरेसिल। अब देखो बेटा, अभी हम डीएनए और आरएनए में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हम जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो बने किसके हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके बन रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड के। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना की, उसके बाद हम इनमें डिफरेंस देखेंगे डीएनए और आरएनए का। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे नाइट्रोजनी क्षार जो है वो कितने हैं? 5। क्लियर। और देखो बेटा, ये 5 नाइट्रोजनी क्षार जो हैं इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये जो एडिनिन और ग्वानिन है इनको हम कहते हैं बेटा प्यूरिन। इनको क्या बोलते हैं हम? प्यूरिन। और साइटोसिन, थाइमिन और जो यूरेसिल है इनको हम डिवाइड करते हैं बेटा पाइरिमिडिन। ठीक है। तो 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन और पाइरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। टोटल देखें तो नाइट्रोजनी बेस कितने बेटा? हमारे 5। क्लियर। देखिए, अब हम पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लें, फिर हम बात करेंगे किसकी? पेंटोज शुगर की। तो देखो बेटा, जब हम बात करें नाइट्रोजनी क्षारों की तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा पाइरिमिडिन का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल का। क्लियर। देखिए, एक एक करके देखते हैं। देखो बेटा, ये जो पाइरिमिडिन जो है, पाइरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार जो हैं, ये एक हेक्सा रिंग के बने होते हैं। हेक्सा रिंग। हेक्सा रिंग का मतलब आप समझते हैं, यानी कि 6 मॉलिक्यूलों वाली एक श्रृंखला। क्लियर। तो देखो बेटा, हेक्सा रिंग का हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हेक्सा रिंग होती है पाइरिमिडिन की, वो होती है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है। कितने मॉलिक्यूल है बेटा उसमें? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 मॉलिक्यूल्स की क्या है बेटा? एक रिंग है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेक्सा रिंग। और इसी हेक्सा रिंग को अपन बेटा नाम, क्योंकि 6 वाली है, 6 मॉलिक्यूल की, इसलिए तो हम इसको क्या करें? हेक्सा रिंग। लेकिन इसको हम बोलते क्या है बेटा? पाइरिमिडिन रिंग। पाइरिमिडिन क्या बोल रहे हैं इसको हम बेटा? पाइरिमिडिन रिंग। ठीक है। अब देखिए, जो पाइरिमिडिन रिंग है, ठीक है, तो पाइरिमिडिन रिंग में से हमें कितने पाइरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार बनाने हैं? 3। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर देखें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा साइटोसिन। ठीक है। तो देखो बेटा, साइटोसिन के लिए सबसे पहले अपन रिंग बनाए, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो देखिए बेटा, यहां पर इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है बेटा NH2। क्लियर। अब देखिए, इन सब की हमें बैलेंसी पूरी करनी है। देखिए, ये कार्बन संयोजकता कितनी होती है बेटा कार्बन की? 4। तो एक तो हम बना देते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3 संयोजकता हो गई इसकी। तो एक हम यहाँ जोड़ देते हैं बेटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3। कितनी है अभी? 1 2। ठीक है। तीसरी खाली है, तो यहाँ जुड़ जाता है बेटा क्या? हाइड्रोजन। ठीक। ये जो कार्बन होता है हमारा, इस कार्बन संयोजकता कितनी है बेटा? 4। 1 और 1 2 तो कंप्लीट है। इसके साथ होता है बेटा यहाँ जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है। ये नाइट्रोजन पास संयोजकता कितनी होती है बेटा? 3। अभी कितनी भरी हुई है? केवल 2। इस कार्बन पास कितनी होती है? 4। अभी कितनी भरी हुई है? केवल 3। तो एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है। और ये जो संरचना बन रही है, ये होती है बेटा हमारे साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षार। 5 नाइट्रोजन क्षारों के स्ट्रक्चर हमें याद रखेंगे। समझ में आया? ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? हमारी साइटोसिन की। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? थाइमिन की। तो देखो बेटा, ये सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है, रिंग जो है, ये तो यही रहेगी, लेकिन ये ग्रुप यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे। देखिए, बात करिए तो हमने बात की बेटा किसकी? साइटोसिन की। अब हम बात करते हैं थाइमिन की। देखो, सेंट्रल स्ट्रक्चर तो वही रहेगा,
सी सिंगल बॉन्ड सी नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, देखिए बेटा, तो यहां पर थाइमिन के अंदर, थाइमिन की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो थाइमिन के अंदर बेटाओ इस पहले कार्बन से जुड़े होती है यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप बैलेंस ही पूरी करें। ठीक है, यहाँ पर वही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बैलेंस इसके पास करी, एक बैलेंस इसके पास करी। तो थाइमिन के अंदर इस कार्बन से जुड़ा होता है बेटा CH3। क्लियर, मैथिल को यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है बेटा हाइड्रोजन, बैलेंस ही पूरी हुई दोनों कार्बन की। नाइट्रोजन की 3, यहाँ पर वही एक बैलेंस ही फ्री है, एक हाइड्रोजन। ये इसके पास 2 बैलेंस ही फ्री है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन के पास बैलेंस कितनी होती है 3, 1 2, एक फ्री है। अब इस कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड यहाँ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन की चारों बैलेंस ही पूरी है, 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन साथ हम क्या जोड़ते हैं बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा, थाइमिन का। क्लियर, अब हम बात करें किसकी, यूरेसिल की। तीसरा और रह रहा है हमारा पायरिमिडिन का तीसरा नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल। तो देखो बेटा, यूरेसिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम लगभग थाइमिन जैसी होती है, लेकिन केवल एक अंतर होता है कि इस थाइमिन के स्थान पर अलग से बना लेते हैं। देखो इधर बना लेते हैं सेंट्रल स्ट्रक्चर वही सी सिंगल बॉन्ड सी नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और ये कार्बन नाइट्रोजन स्पेस। ठीक है, सेंट्रल स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा, यहां पर भी इस यूरेसिल के अंदर भी यहां जुड़ा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंस ही पूरी करते आए हम, तो बैलेंस ही पूरी करें तो यहाँ पर बेटा वही डबल बॉन्ड, एक एक बैलेंस ही फ्री। तो देखो यहाँ इस यूरेसिल के अंदर भी, यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, यूरेसिल के अंदर ही बेटा ऊपर ग्रुप कौन सा जुड़ रहा है, O, और यहाँ भी कौन सा बेटा, O। लेकिन इनमें अंतर क्या है, देखो अंतर ये होता है इसमें कि यहाँ पर इसका जो कार्बन है, जहां पर CH3 जुड़ रहा है दूसरे कार्बन पर, तो इस कार्बन के इस कार्बन पर यहाँ जुड़ा होता है हाइड्रोजन। बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है। अंतर क्या है थाइमिन और यूरेसिल में, कि यहाँ दूसरे कार्बन पर CH3 जुड़ रहा है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। क्लियर, देखो साइटोसिन तो बिल्कुल अलग ही है, वहां तो फंक्शनल ग्रुप ही कौन सा है, NH2। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर देखें, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इन दोनों की बैलेंस ही पूरी। इस नाइट्रोजन के साथ वही हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन के साथ वही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, और इस नाइट्रोजन के साथ भी वही हाइड्रोजन। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, हमारा यूरेसिल का। आ रही बात समझ में। तो हमारे जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनकी जो दूसरी कैटेगरी है, जिसका नाम हमने क्या दिया है बेटा, पायरिमिडिन, जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन क्षार आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर, इन तीनों नाइट्रोजन क्षारों के स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। केवल एक रिंग के बने होते हैं, जिसे हम कौन सी रिंग कह रहे हैं बेटा, पायरिमिडिन रिंग। क्लियर, अब हम बात करते हैं बेटा हमारी दूसरी कैटेगरी के नाइट्रोजन क्षार, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्यूरिन। क्लियर, और उसके अंदर 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। जब हम बात करते हैं बेटा एडिनिन और ग्वानिन की, तो देखिए ये जो हमारे प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये 2 रिंग के बने होते हैं। इसके अंदर पायरिमिडिन में केवल एक ही हेक्सा रिंग पाई जा रही थी, लेकिन प्यूरिन के अंदर 2 रिंग पाई जाती हैं। एक तो होती है बेटा हेक्सा रिंग, जो 6 मॉलिक्यूल वाली है, और एक होती है बेटा उसके अंदर पेंटा रिंग, जो कितने मॉलिक्यूल वाली है, 5 मॉलिक्यूल वाली। ठीक है, अब ये जो हेक्सा रिंग होती है वो तो बिल्कुल सेम होती है जैसी अभी हमने पायरिमिडिन के अंदर रिंग बनाई थी, हेक्सा रिंग। क्या बोला था हमने उसको, पायरिमिडिन रिंग। ठीक है, तो हेक्सा रिंग तो क्या होती है बेटा, वही पायरिमिडिन रिंग होती है, बनाएंगे अभी अपन देखेंगे। ठीक है, जबकि पेंटा रिंग जो होती है बेटा उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं, और इस पेंटा रिंग को अपन कहते हैं बेटा इमिडाजोल रिंग। कौन सी रिंग, इमिडाजोल रिंग। आ रही बात समझ में। प्यूरिन के अंदर कितनी रिंग बेटा, 2। देखिए कैसे, तो एक रिंग तो कौन सी है बेटा, हमारी हेक्सा रिंग है, यानी वही पायरिमिडिन रिंग है, तो वो तो आप बना ही सकते हो, अभी अपन ने बनाई है। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एन, ये रिंग तो अभी आपने बनाई। ठीक है, तो ये तो कौन सी होगी बेटा प्यूरिन के अंदर, एक तो पायरिमिडिन रिंग, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, इमिडाजोल रिंग। तो इमिडाजोल रिंग बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्लियर, तो पेंटा रिंग हो गई 1 2 3 4 5। क्लियर, तो एक तो होती है बेटा हेक्सा रिंग, जैसे हम पायरिमिडिन रिंग कह रहे हैं, अभी अपन ने बनाई है, और दूसरी कौन सी बेटा हमारी पेंटा रिंग, जैसे हम क्या कहते हैं, इमिडाजोल रिंग। देखिए
वही इनकी बैलेंस ही पूरी करें। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा एडिनिन का। ठीक, सॉरी एडिनिन। देखिए एडिनिन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो ये जो कार्बन है, पहला कार्बन इसके साथ जुड़ा होता है बेटा NH2। क्लियर, बैलेंस ही पूरी करें बेटा। ठीक है, इस कार्बन कितनी बैलेंस ही पूरी है, यहाँ पर 1 2 3 तीनों पूरी है। इस कार्बन की 1 2 3 तीनों पूरी है, एक एक बैलेंस ही फ्री है, तो क्या बना सकते हैं यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर, तो ये क्या बन गया बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड, इनकी बैलेंस ही पूरी, यहाँ इस नाइट्रोजन के पास और इस कार्बन के पास। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ तो बैलेंस इसकी पूरी हो गई। ठीक है, कार्बन के पास बैलेंस फ्री है बेटा 2, नाइट्रोजन कितनी होती है 3, तो इसके पास कितनी बैलेंस फ्री है 1, तो 1 बन जाता है बेटा उनके बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर, और डबल बॉन्ड बनने के बाद अब इस एक कार्बन के पास कितनी बैलेंस फ्री हो गई बताओ, कार्बन कितनी होती है 4, 1 2 3 कंप्लीट है, तो 1 बच गई, तो यहाँ हम जोड़ देते हैं क्या, एक हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक बैलेंस फ्री है, 3 होती है 2 काम में आ रही है। ठीक है, एक बैलेंस यहाँ फ्री है, और कार्बन कितनी होती है 4, तो एक बैलेंस ही यहाँ फ्री है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है बेटा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तो हेक्सा रिंग की बात हुई। ठीक, पायरिमिडिन रिंग की। अब हम इधर आते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन की बैलेंस ही तो पूरी है ही है, नाइट्रोजन की बैलेंस ही 3 2 है, 2 यूज आ रही है। ठीक है, कार्बन की बेटा 4 लेकिन 2 यूज आ रही है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन की फ्री है और 2 कार्बन की फ्री है, तो एक तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन की अब भी एक बैलेंस ही फ्री है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम बेटा एक हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है बेटा, इस नाइट्रोजन की कितनी बैलेंस होती है 3, 2 तो है जुड़ी हुई है, तो एक क्या जोड़ देंगे इससे अपन हाइड्रोजन। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है बेटा ये होता है अपन का एडिनिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा ग्वानिन की। ठीक है, देखिए ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाए तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर है बेटा वही सेम, एक पायरिमिडिन रिंग और दूसरी एक इमिडाजोल रिंग। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, पायरिमिडिन रिंग का C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड N और C। ठीक, इमिडाजोल रिंग भी आपने बनाई है, सिंगल बॉन्ड N अभी सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N और सिंगल। ठीक है, वही बैलेंस ही पूरी करनी है, लेकिन जो ऊपर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हमें ध्यान रखना है। तो देखो बेटा जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो ग्वानिन के अंदर, एडिनिन के अंदर कौन जुड़ा हुआ होता है NH2, लेकिन ग्वानिन के अंदर उपस्थित होता है बेटा हमारा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O। देखिए तो क्या बैलेंस ही पूरी करें अपन, ये कार्बन की 3 पूरी, इधर इस कार्बन की 3 पूरी, एक डबल बॉन्ड बना दें, हो गई सबकी दोनों की 4 4 कंप्लीट। ठीक है, आगे यहाँ ये नाइट्रोजन, इसकी 1 फ्री, इस कार्बन की कितनी फ्री बेटा 2, तो बीच में क्या बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। क्लियर, नाइट्रोजन बैलेंस ही कंप्लीट, कार्बन पास कितनी फ्री बची बेटा 1, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है बेटा NH2, ये ध्यान रखना है, इसे सबसे ज्यादा बोलते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता, औरों में तो केवल क्या जुड़ रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्या जुड़ा होता है बेटा उसमें NH2। ठीक, आगे चले, ये नाइट्रोजन पास कितनी बैलेंस फ्री है बेटा 1, इस कार्बन पास तो एक भी फ्री नहीं है, 1 2 3 4 चारों कंप्लीट है, तो नाइट्रोजन साथ क्या जुड़ जाता है यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, इमिडाजोल रिंग में आ जाओ। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस कितनी फ्री बेटा 1, कार्बन कितनी फ्री है 2, तो एक तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन के पास एक और फ्री है, तो इस कार्बन के साथ क्या जोड़ देंगे हम बेटा हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास भी एक फ्री है, तो इस नाइट्रोजन के साथ में हम क्या जोड़ देंगे बेटा एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर देखा बेटा हमने ग्वानिन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 5 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल। एडिनिन ग्वानिन को हम प्यूरिन के अंदर कैटेगराइज करते हैं, और साइटोसिन थायमिन यूरेसिल को हम पायरिमिडिन के अंदर रखते हैं। अंतर समझ में आ गया क्यों रखते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कितनी रिंग है 2, और इन तीनों के अंदर कितनी रिंग है बेटा केवल एक एक रिंग है। क्लियर, और देखिए ये नाइट्रोजनी क्षार जो है ये होने को तो कितने हैं बेटा 5, ठीक है, लेकिन काम में हम कितने लेंगे एक साथ 4, एक साथ में इनमें से केवल 4 काम में आएंगे, हम उसको देखेंगे आगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर इन 5 में से केवल 4 ही नाइट्रोजनी क्षार काम में आते हैं। देखिए कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। चलिए ये ध्यान रखना है। देखो हम ये जो नाइट्रोजन क्षार हैं इनके अब आगे इस चैप्टर में केवल इनके पहले कैपिटल लेटर को ही लिखा करेंगे, A4 एडिनिन, G4 ग्वानिन, C4 साइटोसिन, T4 थायमिन। ठीक है, बार बार इनको अपन बड़े बड़े नहीं लिखेंगे, हम इनको शॉर्ट में ही लेके चलेंगे आगे। ठीक है, तो डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार काम में आ रहे हैं बेटा 4, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि हमारा जो आरएनए होता है
उस आरएनए के अंदर भी ये 4 ही नाइट्रोजनी क्षार काम में आएंगे। देखो कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी कि आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है बेटा, यूरेसिल। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंड है, आप याद रख सकते हैं। तो डीएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी थाइमिन का यहाँ पर अंतर है, डीएनए में थाइमिन मिलता है और आरएनए में क्या मिलता है बेटा, यूरेसिल मिलता है। तो ये हमने बात की बेटा हमारे नाइट्रोजनी क्षारों। अब हम बात करेंगे बेटा पेंटोज शुगर की। देखिए नाइट्रोजनी क्षार हो गए हमारे, इनका स्ट्रक्चर हमने देखा। पेंटोज शुगर की बात करें तो देखो बेटा, जो पेंटोज शुगर जो होती है अपन की, ये पेंटोज शुगर भी बेटा 2 टाइप की होती है। देखिए एक होती है बेटा राइबोज पेंटोज शुगर, और एक होती है बेटा डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। ठीक है, राइबोज पेंटोज शुगर नाम से पता लग रहा है, आरएनए की फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबोज पेंटोज शुगर है वो हमारे आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड में काम आती है। तो राइबोज पेंटोज शुगर क्या बनाने में काम आएगी बेटा, आरएनए जब हम बनाएंगे तब हम इसका यूज करेंगे। और ये जो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है इसका यूज किया जाता है बेटा किसके अंदर, डीएनए के अंदर। हम ये कह लें कि आरएनए के अंदर कौन सी पेंटोज शुगर मिलती है, राइबोज पेंटोज शुगर, और डीएनए के अंदर कौन सी पेंटोज शुगर मिलती है बेटा, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर देखें, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग समान होता है। नाम से ही पता चल रहा है पेंटोज यानी कि 5 मॉलिक्यूल वाले। कितने मॉलिक्यूल बेटा, 5। तो कार्बन के 5 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं बेटा उसमें। देखो कैसे, ये एक रिंग होती है, O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये पेंटोज 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। इसी तरह ये भी क्या है बेटा, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज, पेंटोज यानी कोई 5 कार्बन। तो देखो बेटा यहाँ भी यही स्ट्रक्चर, O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये सिंगल बॉन्ड C। वही 5 कार्बन यहाँ, कोई 5 कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 और 5। यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। क्लियर। देखिए बैलेंस पूरी करके बेटा उनके अपन, और इनकी बैलेंस पूरी करते हैं हम H और OH से। देखो जोड़ते जाए, यहाँ पर कार्बन से तक कितने होते हैं बेटा, 4, और 2 तो एंगेज है। ठीक है, एक OH इधर H, ठीक है, इधर बेटा OH इधर H, इधर OH इधर H, यहाँ पर बेटा H, और ये 5वां मॉलिक्यूल जो होता है ये होता है हमारा CH2OH। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये क्या है बेटा, हमारी पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली एक श्रृंखला। ठीक है, कार्बन संख्या 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्या जोड़े होते हैं इनके साथ बेटा, H और OH। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पर ये तो हमने बात की किसकी, राइबोज पेंटोज शुगर की। अब हम बात करें बेटा डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर की। तो क्या अंतर है इनमें, देखो बेटा स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, बैलेंस ही पूरी करेंगे वही H और OH से। तो इधर बेटा OH H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। ठीक, यहाँ पर बेटा OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और ये वही बेटा सेम CH2OH। ठीक है, अब आप बताओ इन दोनों संरचनाओं में आपको क्या अंतर दिख रहा है। ठीक, एक ही अंतर है कि यहाँ पर ये जो दूसरा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है बेटा, तीसरा कार्बन। तो राइबोज पेंटोज शर्करा में तो दूसरे और तीसरे दोनों कार्बन पर क्या मिलता है बेटा, OH मिल रहा है हम। ठीक है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा में के दूसरे और तीसरे कार्बन में से केवल तीसरे कार्बन पर OH मिलता है, दूसरे पर तो क्या मिलता है बेटा, H। समझ में आया दोनों का अंतर। राइबोज पेंटोज शर्करा के दूसरे कार्बन पर भी OH और तीसरे कार्बन पर भी क्या मिलता है, OH मिलता है। बाकी का सेम स्ट्रक्चर कैसा है, समान। जबकि डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा में दूसरे कार्बन पर OH की जगह क्या मिलता है, H, और तीसरे कार्बन पर तो सेम वही क्या मिलता है बेटा, OH मिलता है। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, उनका समान होता है। क्लियर। ये थी बेटा हमारी पेंटोज शर्करा, आरएनए के लिए राइबोज पेंटोज शर्करा और डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा। अब हम बात करते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड की जब हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा अपन का H3PO4।
स्ट्रक्चर देखें यदि इसकी हम, तो एक फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। बैलेंस कितनी होती है बेटा फॉस्फोरस की? 5 होती है। तो ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। ये क्या है हमारा बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे बेटा? अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड। हमने जर्नल डिटेल देखी किस तरह से इनकी खोज हुई, कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे थे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हुए बेटा? क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। ठीक है। और इनकी संरचना जानने के लिए, इस न्यूक्लिक एसिड की संरचना जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा बेटा? पहले न्यूक्लियोटाइड। तो हम देख रहे हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड की संरचना, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हमने देखे। एक नाइट्रोजन बेस, 5 प्रकार के थे। मेनली इनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया था। 5 की स्ट्रक्चर देखी। पेंटोस शर्करा की बात करी, पेंटोस शर्करा 2 टाइप की होती है, दोनों की स्ट्रक्चर देखी। और तीसरा बेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर हमने देखी। ठीक है। इस वीडियो में तो बेटा इतना ही। अब जब नेक्स्ट वीडियो में जब अपन बात करेंगे, तो वहां अपन देखेंगे कि इन तीनों, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट, इन तीनों से मिलाकर के किस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है और किस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।